जो ये पहले थी, मुझे ऐसा लगता है ये अभी वही है। बिहार चुनाव में इनको, इनके दल को, इनके नेता को, इनकी पार्टी को जो करारी हार मिली है, मुझे ऐसा लगता है उस हार से प्रियंका भारती का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तभी तो देखो ना, चुनाव परिणाम आने के पहले इनका अग्रेशन, इनका घमंड जिस लेवल का हुआ करता था, चुनाव हारने के बाद से इनका ये अग्रेशन डबल ट्रिपल और आगे बढ़ गया, उसकी इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ गई है। सुना था समझदार लोग अपनी हार से सबक सीखते हैं, सबक लेते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है ये मैडम जरा भी समझदार नहीं है। तभी तो देखो ना, अपने हार से ये सबक लेने का मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वही वाला तेवर, वही वाला इनका सोच, वही वाला अप्रोच अब भी है। इतनी बुरी तरीके से चुनाव हार जाने के बाद भी न जाने मुझे ऐसे क्यों लगता है इनका ये वाला नया वाला जो रूप है, नया वाला जो अप्रोच है ना, ये इनकी पार्टी को कहीं 25 से 5 पे लाके ना खड़ा कर दे, 25 से 5 पे लेके ना आ जाए, क्योंकि इनके तेवरी के लक्षण मुझे उसी और दिशा की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे, दिखाई दे रहे। एक तरफ ये मैडम है जो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही, दूसरी तरफ इन्हीं की एक और साथी प्रवक्ता है कंचना यादव। जी हाँ दोस्तों, उनके डिबेट शोज को भी मैंने हाल के कुछ दिनों में ऑब्जर्व किया, स्पेशली 14 नवंबर के बाद के जितने भी उनके डिबेट्स थे उसको मैंने ऑब्जर्व किया, तो मैंने पाया कि उनके टोन मेलो डाउन तो हुआ है, वो संभल के बोल रही हैं और शालीनता से अपनी बात रखने लगी हैं। बट इनके केस में मैं ऐसा नहीं कह सकता दोस्तों, क्योंकि इनके केस में सब कुछ उल्टा होते हुए देख रहा हूं मैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद से प्रियंका भारती जी ने जितने भी डिबेट्स में हिस्सा लिया, जितने भी डिबेट्स के हिस्सा बने या फिर जितने भी डिबेट्स का वो हिस्सा रही है, उन डिबेट्स में आपने कॉमनली एक बात ऑब्जर्व की होगी कि इनके जो अंदर का जो विष है ना, जो जहर है, वो दिन प्रतिदिन, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और घातक और खूंखार होता जा रहा है। क्योंकि परिणाम आने के पहले के डिबेट्स में ये फिर भी ब्रेक लगाकर बात किया करती थी, बट मुझे ऐसा लगता है परिणाम आने के बाद से इनका ब्रेक अब लग नहीं रहा है, वो ब्रेक लगा नहीं रही है, इन्होंने ब्रेक फेल करवा के रख दिया है अपना। तभी तो देखो ना, नॉन स्टॉप बोले जा रही है, कुछ भी बोले जा रही है, जितना जहर उसके अंदर का है, उनके अंदर का है, वो निकाले जा रही है, उड़ेले जा रही है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इनके अलावा किसी और जीव में मैंने इतना सारा विष, इतना सारा जहर देखा है, तो वो है ब्लैक मांबा। इनके अंदर मोदी जी को लेके, बीजेपी को लेके, एनडीए को लेके, आरएसएस को लेके, मोहन भागवत जी को लेके कितना सारा विष, कितना सारा हेटरेट, कितनी बद्दुआएं भरी पड़ी है। ये सब कुछ आज आप देखोगे आज के इस वीडियो में, आज के इस व्लॉग में, आगे मेरे साथ आपको क्लियर हो जाएगा, आपको क्लियरली ये आइडिया लग जाएगा कि इनकी पार्टी बिहार में अगर चुनाव हारी तो क्यों हारी और किन के वजह से हारी, किन के कारण से हारी। हैव अ लुक। तो देश को बताइए कि जानवर के डॉक्टर को किस प्रोटोकॉल के तहत इतनी सारी सिक्योरिटी मिली, और साथ ही साथ ये पहली बार नहीं हुआ है जो हुआ बिहार में, इससे पहले भी हमने देखा कि दलितों पिछड़ों से भाजपा को कितना प्रेम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सुरक्षा कारणों से, जैसे अनंत विजय ने बताया, सुरक्षा कारणों से घर मिला है और सुरक्षा मिली। एक मिनट सवाल पूरा कर लूं। तेज प्रताप यादव को वाई सिक्योरिटी किस लिए दी गई है? क्या आप उससे असहमत हैं? कह दीजिए, कह दीजिए तेज प्रताप यादव को वाई सिक्योरिटी नहीं मिली। मानक जी, पहली बात ये तो कोई संस्था, रजिस्टर्ड संस्था है नहीं, पैसा का कहां से लेन देन करके केशव कुंज जैसा 5 स्टार होटल वाला बना लेती है अपने लिए, एक पूरा भवन खड़ा कर लेते, पता नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट पे आप जा रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट का ही वर्डिक्ट है 2023 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जो लोग अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं, जैसे मुकेश अंबानी के केस में, उनको अपना पैसा खुद खर्च उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो भागवत जी अपना खर्च क्यों नहीं उठा सकते? तेज प्रताप यादव को भी उठाना चाहिए। तेज प्रताप यादव का नाम लेने से आप क्यों कतरा रही हैं? उनको भी सिक्योरिटी मिली है। और देखिए, सुनिए, एक मिनट, एक चीज और स्पष्ट कर दूं, मैं किसी पारिवारिक कलह में नहीं जा रहा हूं, ये राजनीतिक मुद्दा है। तेज प्रताप यादव को सिक्योरिटी मिली, चुनाव के दौरान मिली, वाई सिक्योरिटी मिली। मैं पूछ रहा हूं, क्या वो भी गलत है क्या? तेज प्रताप जी कोई क्लर्क नहीं रहे हैं, राजनीतिक चुने हुए प्रतिनिधि रहे हैं, मंत्री रहे हैं। मोहन भागवत कौन है इस देश को बताइए कि ये जो नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, किस हैसियत से मोहन भागवत के ऊपर 1.25 करोड़ रुपए हर महीने खर्च किए जा रहे हैं, और ये पैसा जनता का पैसा है। तो हमारे दलितों पिछड़ों के पॉकेट से ये पैसा उनकी सिक्योरिटी के लिए किसने कहा कि खर्च हो? क्या सुरक्षा कारणों से देश में जितने भी नेताओं को, जितनी भी हस्तियों को सुरक्षा मिली है, सरकारी बंगला मिला है, वो सब खाली करवा लेना चाहिए क्या? मैं जवाब देती हूँ आपको मानक जी। हाँ, बोलिए। ये बताइए मुझे कि सोनिया जी पर क्या के ऊपर खतरा नहीं है क्या? गांधी परिवार ने किनको किनको खोया, संघ ने किसको खोया आज तक?
किसी का मर्डर हो गया संघ से, इनके तो पति चले गए, देश की बहू को अपनाया, खतरा है उनको, इस देश में खतरा है और संघ से ही सबसे ज्यादा खतरा है, किसी और से नहीं। आप क्या चाहते हैं, जैसे उनके पति की हत्या कर दी गई वैसे उनकी हत्या हो जाए? नहीं, सिक्योरिटी की जरूरत है उनको इस देश में। और मैं तो चाहती हूँ, मैं तो यही कहती हूँ कि देश भर में जितना भी दलित, पिछड़ा, संख्यक जितने लोग भी हैं, अगर इनका सत्ता शासन चलता रहे तो एक एक करके सबके प्रति इनकी नफरत जगजाहिर होती रहेगी। ठीक है, ओके, रोहन गुप्ता जवाब दे रहे हैं आपका। देखिए मानक जी, यही तो लड़ाई है जो विशेषाधिकार दिया गया था। ये संविधान की बातें करते हैं, आज जब संविधान का पालन होता है तो विशेषाधिकार वालों को इतनी तकलीफ क्यों? और भाषा तो देखिए महिला है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, पर यही भाषा ने जो हराने का काम किया है, क्योंकि जंगल राज इसीलिए याद आता है। क्या नफरत की भाषा है, आप अपना पॉइंट रखिए। भागवत जी के लिए इस प्रकार की भाषा मुझे लगता है किसी के लिए भी करनी चाहिए। आपको अपना मुद्दा रखना चाहिए, उस पर बात करिए। ये सस्ती पब्लिसिटी के पीछे ये जो महिला बैठी उन्होंने आरजेडी का बंटाधार किया। मैं कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं। 2015 में जब तेजस्वी यादव डेप्यूटी सीएम बने, तब देश रत्न मार्ग 5 नंबर पे उन्होंने डेप्यूटी सीएम के घर को पूरी तरह से रिनोवेट किया, बहुत बड़ी तरीके से वहां पे खर्च किया। उस टाइम पे भी ये मुद्दा बना था। 2017 में जब वो डेप्यूटी सीएम चले गए, उन्होंने ये वापस यही विशेषाधिकारी वाली बात की, अरे देखिए हमारे से छीन लिया गया। हाईकोर्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल की। 2019 में हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया कि डेप्यूटी सीएम जो भी होगा, जो भी एक्स सीएम होगा, उसको ये सब विशेषाधिकार या बंगले नहीं दिए जाएंगे। अगर वही जो कानून बना है उसका पालन करने में भी आपको इतनी तिलमिलाहट होती है, इसलिए तो जनता आपको नहीं चाहती है। आज भी आपका जंगल राज क्यों नहीं भूलिए, जो दादागिरी की भाषा कर रहे हैं, नहीं हम तो बंगला नहीं खाली करेंगे, हम तो ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग करना। देश की जनता या बिहार की जनता ने इसी को तिरस्कार किया। अभी भी समझदारी है, अभी तो 30 पे 3 पे आ जाएंगे इस भाषा से। मैं बोल सकता हूं कि मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत विपक्ष बचा रहे, पर आपकी भाषा जो रही प्रियंका जी 3 पे ले आओगी। आप अपनी सोशल मीडिया लाइक के पीछे अपनी पार्टी का बंटाधार मत कीजिए, एक भाई होते के नाते कह रहा हूं। सुन लिया ना आप सबने इनके भीतर के विष को, इनके भीतर के जहर को। इनके अंदर इतना सारा विष, इतना सारा जहर आया कहां से? क्या इनका बचपन नॉर्मल बचपन था, या फिर अब नॉर्मल कुछ ना कुछ घटना घटी होगी शायद इनके बचपन में, जिसको लेके इनके अंदर इतनी सारी कड़वाहट है, इतना जहर है आरएसएस को लेके, हिंदुओं को लेके? क्या ऐसी कोई कहानी है? जितना गूगल में इनके बारे में मैंने स्टडी किया, मैंने पता लगाया, तो मुझे ये पता चला कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। इनका बचपन बहुत ही नॉर्मल रहा है। इनफैक्ट ये हायर स्टडीज़ के लिए दिल्ली की जेएनयू तक गई है। जी हाँ दोस्तों, जेएनयू, ये जेएनयू के पास आउट एक एक्स स्टूडेंट है, और तेजस्वी जी ने इनको जेएनयू की एक स्पीच के दौरान स्पॉट किया था, वहां से फिर इनको हायर कर लिया अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। दैट्स हर स्टोरी। और ना तो इनके साथ ऐसी कोई स्टोरी है कि ठाकुर ने उनके गांव में जो कुआं था ना, वहां से इनकी माता जी या फिर इनको पानी भरने नहीं दिया, पानी भरने से रोक दिया। ऐसी कोई घटना भी इनके साथ में है नहीं। बट स्टिल देखो ना, ये मैडम कितना जहर लिए हुए घूमती रहती है, कितना जहर लिए फिरती है। जब इसके पीछे की वजह को मैंने खंगाला तो मैंने ये पाया इसके पीछे का एक ही वजह है, और वो है वामपंथ। जिस माइंडसेट को ये मैडम, ये दीदी बिलोंग करती हैं। और वामपंथ में तो आपको पता ही है दोस्तों, जब तक आप ठाकुर, ब्राह्मण, हिंदू को गाली ना दे तो आप वामपंथी हो ही नहीं सकते। तो ये मैडम कुछ और नहीं, अपना वही वामपंथी वाला फर्ज निभा रही है। इनके बारे में आप एक और बात हमेशा ऑब्जर्व करोगे, ये हमेशा माइनॉरिटी कार्ड, दलित कार्ड, विक्टिम कार्ड शो करती रहती है, खिलती रहती है। क्यों? क्योंकि वामपंथियों को ये ट्रेडमार्क स्टाइल है दोस्तों। उनको सबको ये बताना होता है कि तुम वंचित हो, तुम शोषित हो, तुम्हारा शोषण उसने किया है। और इसी तरह ये लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। वो अलग बात है, लोग इनकी बातों से अक्सर इत्तेफाक नहीं रखते, कन्विंस नहीं होते। खैर, वामपंथी तो सुधरने से रहे दोस्तों, ये लोग सुधरेंगे नहीं, और ये दीदी, ये मैडम, ये भी सुधरेंगे नहीं। बट हाँ, एक बात मैं इनसे कहना चाहता हूँ, और वो ये, अगर आपका रवैया यही वाला रहा ना, ऐसा ही रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब आरजेडी को आप पॉलिटिक्स के नक्शे से गायब कर दोगे, साफ कर दोगे, सफा चट कर दोगे। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनईएस, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।